अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो अभी तक हमने कंप्यूटर्स के 7 लेक्चर्स आपके सामने रख दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम यानी हायरार्की मैंने पढ़ाई थी, है ना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ये सारा मैंने आपको पढ़ा लिया था, उस यानी आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा लिया था आपको इनपुट डिवाइसेस भी और आउटपुट डिवाइसेस भी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे करीब करीब मैंने 3 लेक्चर्स दिए थे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जिन्होंने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए तो सो मेक श्योर दैट आप चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए, आपको पता है रोज आपके लिए 2 3 4 लगभग वीडियोस आते ही आते हैं, तो उन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, कम आप बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसके बगैर जो ही मटेरियल सारा होता है, चाहे मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का, कंप्यूटर का, चाहे इकोनॉमिक्स का, चाहे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका है, साइंस का, वो सारा आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। वहां पे आप सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ER मोमिन मजीद, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मैं कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर मेमोरी पे मैं 2 लेक्चर्स बनाऊं, और वो 2 लेक्चर्स काफी होंगे आपको कोई भी JK SSB का, क्या आपको अगर कोई भी एग्जाम देना होगा आपको वो क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर सकते हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि सर कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। जैसे इंसान में मेमोरी होती है, चीजें याद रखने का कोई आला, हम जब चीजें याद रखते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी। हमारे पास याद मतलब स्टोर रहती है कोई चीज, इसका मतलब वैसे ही कंप्यूटर में भी जरूरत होती है कि डेटा को हम स्टोर करें, या कभी कभार इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगा, लेट्स सपोज कंप्यूटर को आपने ऑन किया या ऑफ किया। जब आप कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हो, एक्चुअली में क्या करते हो, जब आप प्रेस करते हो ना, प्रेस करते समय कंप्यूटर को बताया जाता है कि आप ऑन हो जाओ या ऑफ हो जाओ, लेकिन ऑन और ऑफ होने के लिए कंप्यूटर को एक प्रोग्राम देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन सेट देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर ऑन ऑफ से नहीं, कंप्यूटर बटन दबाया तो कंप्यूटर नहीं सुनता है, कंप्यूटर सुनता है लैंग्वेज से, वो इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोग्राम्स होते हैं। तो जब वो प्रोग्राम पहले कंप्यूटर में सेव होगा तभी तो आपका कंप्यूटर ऑन या ऑफ होगा। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जरूरी है कि अब हमारे कंप्यूटर की मेमोरी भी होनी चाहिए ताकि ये चीजों को याद रख सके। अब मेमोरी वैसा ही काम करते हैं। इसका क्या काम है? सिंपल सा काम है, ये हमारे डेटा को, जो भी हम इसमें डेटा देंगे उसको सबसे पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा, या जो भी इंस्ट्रक्शंस हो हम देंगे उसको स्टोर करता है। फिर लेट्स सपोज अगर आपने इसको कोई इनपुट दिया, लेट्स सपोज आपने इसको दिया 3+3, इस 3+3 के रिजल्ट को भी स्टोर करता है। मिसाल 6 है ना, ये भी कंप्यूटर में स्टोर होता है। अब स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस लगते हैं उनको बोलते हैं मेमोरी डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? मेमोरी डिवाइसेस। अब कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती है ये बहुत तरह की हो सकती है। मिसाल कोई होती है प्राइमरी मेमोरी, कोई हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। ये 2 मेन मैं मोटे मोटे अल्फाजों में कह रहा हूं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब मेमोरी किसके लिए होता है? मेमोरी आपको सिर्फ एक चीज काम करेगा, स्टोर, चाहे डेटा को स्टोर करना है या चाहे आपको इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, बट ये स्टोर करने के काम आता है। अगर आपको कोई भी चीज, या आपको आउटपुट का रिजल्ट जो है, या आप उसको उसके डेटा को स्टोर करना है, उसके रिजल्ट को भी ये स्टोर करेगा। अब देख लो सर जी, हमें क्यों स्टोर करना है? स्टोर करने का ये मकसद होता है ताकि अगर आप कल जाके कोई चीज ढूंढोगे, मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज ढूंढना है, मिसाल आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई, PDF फाइल, मिसाल मैं बना रहा हूं, मिसाल ये प्रेजेंटेशन फाइल मैंने PDF में बनाई है। जब मुझे अब कंप्यूटर में यही फाइल मिसाल 5 दिन के बाद जरूरत पड़ी, अगर मैंने इसको सेव नहीं किया होता, स्टोर नहीं किया होता, तो ये तो लॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर मुझे वापस 5 दिन के बाद यही चाहिए, इसका मतलब मुझे स्टोर करना है, लेकिन स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस यूज होते हैं, तो उसी को बोलते हैं, वही हमारी कंप्यूटर की मेमोरी बनती है। क्लियर है? लेकिन जब मैं कंप्यूटर, मिसाल ये आप समझ लो, यहां से समझ लीजिए,
इसको अच्छे से समझ लेना बेटा। ये समझ लीजिए आप कंप्यूटर की मेमोरी है, ये समझ लीजिए आप डस्टबिन जैसा है, या समझ लीजिए घर में लॉकर होता है ना, वो सारा जो आपका होता है उसमें होते हैं सारे ड्रॉर्स होते हैं, यहाँ से इसमें आप रखते हो कोई चीज़ स्टोर करते हो, ये सारे ड्रॉर्स है आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें, 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 कुछ चीज़ें। अब आपने सारी चीज़ें इसी सारे लॉकर, ये समझ लो ये आपकी घर में जैसा लॉकर होता है वैसे ही समझ लो, आपको लाइब्रेरी होती है ना घर में, वैसे ही समझ लो आपने ये अलमीरा है, ये आपकी मेमोरी है। अब जब आपने इसमें कोई चीज़ रखी, लेट्स सपोज कंगा इसमें रखा, नेल कटर इसमें रखा है ना, अब जब इसमें कोई चीज़ आपने रखी, अब आपको कल जाके कोई चीज़ ज़रूरत भी है तो आपको इसमें से निकालनी भी है ना, यानी अब आपको इसमें से वो चीज़ें निकालनी भी है। अब आप निकालोगे कैसे? आप लेट सपोज देखोगे ना, सबसे पहले इस ड्रॉर में देखोगे, इस ड्रॉर में देखोगे, इस ड्रॉर में, इस ड्रॉर में, इस ड्रॉर में, इस ड्रॉर में, ठीक है। अब जब भी आप इसी तरह, जब भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में कोई चीज़ डाल दिया आपने, मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, आपने कोई चीज़ डाली, मिसाल 1 डाली, उसके बाद 2 डाला, उसके बाद 3 डाला, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9। अब लेट सपोज आपने कंप्यूटर में 1000, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख चीजें डाली, ठीक है। आपने कितनी डाली? 10 लाख चीजें आपने डाली, बताओ, या जितनी भी क्वांटिटी में लिखी। अब जब आपने 10 लाख चीजें डाली, मिसाल के तौर पर खाली आपको एक चीज, ओनली वन स्पेसिफिक थिंग आपको निकालनी है, अब जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह से उसको रिट्रीव करती है, उसको बोलते हैं रिट्रीव करना डेटा। अब उस मेमोरी से वापस डेटा लेना, उसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं? अब इस डेटा को वापस लेना दो तरह से हो सकता है बेटा जी। कितने तरह से हो सकता है? दो तरह से आप इस मेमोरी से वापस डेटा ले सकते हो। कौन कौन सा तरीका है यहां पे समझ लीजिए, यहां पे समझ लीजिए कौन कौन सा तरीका है, समझ लीजिए। एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल मैनर, दूसरे को बोलते हैं रैंडम मैनर। देखिए सीक्वेंशियल में क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल में हो जाएगा काम, मिसाल अभी आपको मैंने थोड़ा ही बता दिया मेमोरी के बारे में, लेकिन उसी के हिसाब से मैं बताता हूं। अगर मान लेते ये मेमोरी है, मेमोरी क्या करेगा काम, जब आपको लेट सपोज कोई चीज ढूंढना है, कोई भी एक चीज 10 लाख में से, करोड़ में से, तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी पहली चीज उसमें डाली है हमने, उसको वन बाय वन पहले मिसाल इसमें चेक करेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? वन बाय वन वो चेक करता रहेगा, पहले इसमें क्या बंदा जो मैंने ढूंढा, जो मैंने सर्च पर दिया, क्या इसका वो वाला मटेरियल यहां पर तो नहीं है, फिर दूसरा चेक करेगा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, इसी तरह पांचवा, इसी तरह छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सारे के सारे सीक्वेंशियल मैनर में, यानी एक के बाद 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 सारे करेगा ये चेक। लेकिन मसला इसका मतलब सीक्वेंशियल में बहुत सारा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है जब ये वन बाय वन करेगा, हो सकता है मेरा जो पार्ट जो मैं ढूंढ रहा था, लेट सपोज वो 10 लाख वाला पार्ट था, वो लास्ट वाला पार्ट था, है ना, या बीच वाला, मिसाल 5 लाख वाला पार्ट, जो 5 लाख वाला कोई क्वांटिटी मैंने इसमें डाली होती, वही मैंने मतलब रिट्रीव करनी है। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें टाइम लगेगा? तो सीक्वेंशियल मैनर में टाइम ज्यादा लगता है, याद रखोगे सीक्वेंशियल मैनर में टाइम ज्यादा। अब दूसरा होता है रैंडम मैनर। रैंडम मैनर होता है जब भी आपको कोई चीज ढूंढनी है, अब यानी इससे रिट्रीव करनी है मेमोरी से, मेमोरी अब वन बाय वन नहीं करेगा भाई। आप इसको कोई भी चीज ढूंढो ना, ये इसको विद इन सेकेंड्स बनाएगा, ठीक है, ये सर्च में आ जाएगा। एक होता है बाइनरी सर्च, ये जिन्होंने थोड़ा एल्गोरिथम पढ़ा है उसको बोलते हैं बाइनरी सर्च, और दूसरा सर्च होता है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। ये एल्गोरिथम्स का पार्ट है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। यानी मिसाल के जब आप गूगल में कोई चीज देते हैं ना, ये गूगल है, गूगल में आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कोई चीज। असल में जो आप गूगल में सर्च करते हैं ना, जो आपको आता है वो किसी न किसी डेटा पे, किसी न किसी मेमोरी में स्टोर होता है वो डेटा। जब आप उसको ढूंढते हैं ना, वो होता है रिट्रीवल ऑफ डेटा। जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, वही होता है रिट्रीवल ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि वो डेटा किसी न किसी मेमोरी, किसी न किसी डेटा सेंटर में, हमारे पास गूगल के बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अमेरिका में है, बहुत सारे यूके में है, न्यूयॉर्क में है ना, इसी तरह बहुत सारे प्लेसेस में है, जापान में भी है। तो उनको रिट्रीव करना
ठीक है। अब किस सर्च से उसको, यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज होता है, ठीक है। सर्च हमारे पास दो तरह से होते हैं, यानी ये कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, इसकी तरफ हमें नहीं जाना है। बस आप ये समझ लीजिए, मेमोरी को आप जब मेमोरी से अगर आपको कोई एलिमेंट रिट्रीव करना है, वापस लेना है, आपके पास दो मेथड्स है, सीक्वेंशियल मेथड और रैंडम मेथड। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, रैंडम में नहीं। रैंडम में ऐसा नहीं होगा कि 1 by 1 सारी को चेक करेगा, ये रैंडमली जाएगा। इसका मतलब रैंडम में चांसेस ज्यादा है कि आपको कम टाइम लगेगा, है ना। इसका मतलब रैंडम मैनर में इसको कम टाइम लग सकता है। आगे चलते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की। देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह की मेमोरीज होती है। एक होती है कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क, यानी इसका मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेन मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी आपकी आ जाएगी जो आपकी रैम रोम होती है, रैम होती है, रोम होती है, यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसको बोलते हैं ना इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। जो भी आप ऑपरेशंस करते हो ना कंप्यूटर पे, जो भी आप ऑपरेशंस अपने डेस्कटॉप पे करते हो, उन सारों की जो मतलब डेटा है वो स्टोर होता है रैम और रोम में। इनमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं? रैम में और रोम में होते हैं। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के जितने भी टास्क्स होते हैं, जितने भी टास्क्स, वो रैम और रोम में ही हो जाते हैं स्टोर, है ना। अब मसला है, एक और मेमोरी होती है जो सेकेंडरी मेमोरी। आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास सीडी आती है, डीवीडी आती है, आजकल हमारे पास पेन ड्राइव भी आ जाता है, हार्ड डिस्क भी है ना। ये हार्ड डिस्क तो इसी में आएगा। ये सारी सेकेंडरी मेमोरीज है। अब देख लो, अब इनमें कुछ मतलब हायरार्कीज है। सर क्या हायरार्कीज, क्या मतलब होता है? देख लीजिए, ये जो कैशे मेमोरी है, ये सब, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इसकी स्पीड सबसे, और मेन मेमोरी की स्पीड इससे थोड़ा कम है, हार्ड डिस्क की सबसे कम। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर जाओगे ना, जो आपका स्पीड है वो क्या घट जाएगा। इसका मतलब कैशे मेमोरी की सबसे ज्यादा स्पीड, उसके बाद मेन मेमोरी की स्पीड। सर मेन मेमोरी में क्या आता है? रोम आता है, रैम आता है, ये दो चीजें आती है, ठीक है। रैम रोम वो आ जाता है मेन मेमोरी में। उसके बाद हार्ड डिस्क की सबसे कम स्पीड। मगर सर जी कैशे मेमोरी क्या होता है? देखो कैशे मेमोरी क्या होता है, ये आपका समझ लीजिए ये सीपीयू है, ये समझ लीजिए आपका मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है। अब जब भी आपको कोई चीज जरूरत, मिसाल सीपीयू को जरूरत है कोई चीज मेन मेमोरी से निकालना, लेकिन मेन मेमोरी से रिट्रीव डेटा करना, ये थोड़ा इसमें टाइम लगता है, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा टाइम लगता है निकालने के लिए। उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं काम, हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। क्या करते हैं यार काम, हम इन दोनों के बीच में कैशे मेमोरी यूज करते हैं। कैशे मेमोरी में क्या करते हैं काम, जो चीजें आपको फ्रीक्वेंट यूज होती है। देखो अब सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी से वो लानी पड़ती है, बार बार जो ना ज्यादा चीजें जरूरत होती है, जो ज्यादा यूज होती है, उसको बार सीपीयू को मेन मेमोरी के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है बार, और उसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है मेन मेमोरी से निकालने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, एक उससे अच्छी बेहतर मेमोरी, कैशे मेमोरी, इन दोनों के बीच में रखी। अब जो डेटा ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेता है ना इस मेन मेमोरी से, वो हमने कैशे मेमोरी में रख लिया। तो कैशे मेमोरी में से जब रख लिया ना, कैशे मेमोरी की एक फीचर होती है, इसकी स्पीड मेन मेमोरी से ज्यादा होती है। जब इसकी स्पीड मेन मेमोरी से ज्यादा होती है, इसका मतलब कैशे मेमोरी से सीपीयू को आसानी से डेटा निकालता है, सीपीयू कैशे मेमोरी से आसानी से डेटा निकालता है और कम टाइम में। तो कैशे मेमोरी फायदेमंद है कि नहीं? इसका मतलब हम कैशे मेमोरी को, ये कैशे मेमोरी उतनी नहीं होती है कंप्यूटर में। हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, मैक्सिमम 2 MB हम यूज करते हैं इसको, 2 MB बस, यानी 2 MB ही। क्यों? क्योंकि कैशे मेमोरी जो होती है एक्सपेंसिव होती है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, देख लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे सब सर जी सारे समझ आ गए, है ना। अब कैशे मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। अब सर जी ये जो आपने बोला सेकेंडरी मेमोरी क्यों होती है? सेकेंडरी मेमोरी इसलिए होती है, हम बोलते हैं ना इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको क्या रैम है, इसको क्या एक्सटर्नल है। देखो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो उतनी ज्यादा होती नहीं है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, अब अपने यूज के हिसाब से इसको सेकेंडरी मेमोरी जोड़ सकते हो। जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे आपके पास पेन ड्राइव है, जैसे फ्लॉपी है, जैसे डीवीडी है, जैसे सीडी है, ये सारी चीजें आपने यूज किए होंगे। तो ये सारी चीजें हम इसको कंप्यूटर को एडिशनल मेमोरी देते हैं अगर इसको और जरूरत होती है ना। चलो इसके बाद, अच्छा जी, अब हमारे पास कैशे मेमोरी है। हम आपने सुना है ना, मेरे मेमोरी में एक्सटर्नल मेमोरी है 1 TB, है ना।
या एक्सटर्नल मेमोरी है 250 GB, वो कौन सी मेमोरी होती है? वो सेकेंडरी होती है। जब आप रैम की बात करते हो वो कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी। कैश मेमोरी कितनी होती है? एट मैक्सिमम 2 MB होती है ये, एट मैक्सिमम। ये केबीज में भी किसी कंप्यूटर में होता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये ज्यादा नहीं लाया जा सकता है। अब देख लो, कैशी मेमोरी की स्पीड सबसे ज्यादा, मेन मेमोरी की स्पीड उससे कम, हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी, यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज की स्पीड जो होती है ना वो सबसे कम होती है। समझ आ गया पहला स्पीड पे। अब कैशी मेमोरी जो होती है, कैशी मेमोरी जो होती है, इसकी कैपेसिटी सबसे कम, इसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। और फिर मेन मेमोरी, उसकी कैपेसिटी कैशे मेमोरी से थोड़ा ज्यादा ही होती है, लेकिन हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरीज की जो मेमोरीज होती है ना वो सबसे ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कौन प्रोवाइड कर लेता है? कैशे मेमोरी। सबसे ज्यादा कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करेगा? सेकेंडरी मेमोरी। याद रख लो, सबसे ज्यादा स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा? कैशे मेमोरी। सबसे ज्यादा कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कैपेसिटी होता है अब ये कितनी चीजों को आपस अपने अंदर स्टोर करेगा, वो किसमें क्षमता है? वो ज्यादा क्षमता सेकेंडरी में, क्षमता तो तीनों में है, लेकिन ज्यादा क्षमता किस में है? ज्यादा क्षमता वो इसमें है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में है ना। अब उसके बाद बेटा, ये कैशे मेमोरी जो होती है ना, स्पीड तो इससे ज्यादा निकलती है, स्टोरेज भी कम होती है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर मेन मेमोरी का कॉस्ट कैशे मेमोरी से थोड़ा कम बनता है, फिर हार्ड डिस्क का मेन मेमोरी से भी कम बनता है, ठीक है। इसका मतलब सबसे एक्सपेंसिव क्या होती है? कैशे मेमोरी। सबसे ज्यादा स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा? कैशे मेमोरी। सबसे महंगी भी होती है कैशे मेमोरी, है ना। और सबसे कम कैपेसिटी किस में होती है? कैशे मेमोरी में ही, ठीक है। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला, अब सर जी जब हम मेमोरी, मिसाल के तौर पर हमें कोई इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डिवाइस बाजार से खरीदना है, हमें किन किन चीजों पर हमें नजर रखनी है ताकि हमको ये पता चले कि कौन सी मेमोरी डिजायरेबल है, कौन सी मेमोरी डिवाइस डिजायरेबल नहीं है। तो यहां पर कुछ मतलब इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स है। नंबर 1, आपका नंबर 1 पैरामीटर आपको देखना है स्टोरेज कैपेसिटी। देखो बेटा, जितनी आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगा कि एक मेमोरी डिवाइस, एक स्टोरेज यूनिट, वो कितना डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यूजुअली क्या होता है काम, आपको जिस हिसाब से अपनी स्टोरेज चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से जितना आपको डेटा स्टोर करवाना है उसी के हिसाब से आप वो मेमोरी यूनिट लाओगे। तो लेकिन इसका मतलब आप चाहोगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टोर होना चाहिए, इसका मतलब जिसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो डिजायरेबल होती है। याद रखना बेटा, मैंने अभी बोला आपको, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, और होता है दूसरा सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, अभी मैंने बोला, इनकी कैपेसिटी क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। और दूसरा चीज समझ लो, ये जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, यानी मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। ये कितने बाइट स्टोर करता है, ये कितने वर्ड स्टोर करता है, ठीक है। अभी बताऊंगा। एक बाइट जो होता है ये होता है बराबर 8 बिट्स के, एक और 4 बिट्स जो है, 4 बिट्स बनाता है एक निबल, एक निबल। इसका मतलब एक बाइट में कितनी निबल्स होंगे? 8 बिट्स में 4 बिट्स एक निबल है, तो 4 4 हो गए 8, तो इसका मतलब 2 निबल। ये मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ये लास्ट में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, कंप्यूटर मेमोरी के लास्ट में पढ़ाएंगे। अब दूसरा होता है एक्सेस मोड। देखो, डिपेंड करता है आपको कैसी मेमोरी चाहिए। हो सकता है आपकी मेमोरी रैंडम एक्सेस भी हो सकता है सीक्वेंशियल एक्सेस भी हो, लेकिन आप कौन सी प्रेफर करोगे? आप रैंडम एक्सेस वाली प्रेफर करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कम लग सकता है। अब डिपेंड करता है आपका यूजेज भी कैसा है। अगर आपको लगता है कि मुझे सीक्वेंशियल से भी काम चलेगा तो उस हिसाब से भी। अब एक्सेस टाइम देखिए, एक्सेस टाइम होता है जब भी आप मेमोरी में कोई चीज डालो, फिर जब आप उससे कोई चीज वापस निकालने की कोशिश करोगे, फिर उस रिट्रीवल ऑफ डेटा में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। अब यूजुअली आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे अगर मैंने कोई चीज इसमें डाली, फिर जब मैं निकालूंगा मुझे इस प्रोसेस में टाइम कम लगना चाहिए। अरे भाई जल्दी जल्दी होना चाहिए ना, लेकिन इसका मतलब हमें फास्टर एक्सेस टाइम प्रेफरेबल होता है। और मैंने अभी बोला, जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं उनका एक्सेस टाइम क्या होता है? सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? कैशी का। अब उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हमारे पास बहुत सारी मतलब मेमोरीज होती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, कोई मैग्नेटिक होती है, कोई मैकेनिकल होती है, कोई ऑप्टिकल होती है, कोई आजकल सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी आती है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज में कौन कौन सी आएगी? जैसे मिसाल आपके पास पेन ड्राइव आता है, जैसे हार्ड डिस्क आता है, ये सारी आपके पास क्या है? ये आपके पास सेमीकंडक्टर मेमोरीज है। तो अब आपको डिपेंड करेगा आपको कौन सा लेना है, ये आपकी चॉइस है। अब कॉस्ट देखिए,
अब कॉस्ट भी तो देखना है ना, देखो जिसका जितना कॉस्ट होगा उतना वो प्रेफर नहीं होगा ना, इसका मतलब जिनका हायर कॉस्ट है वो तो प्रेफर नहीं होगा। प्रेफर आप किन को करोगे? जिनका कॉस्ट कम है, ये नंबर ये भी है। अब एक होता है वोलाटाइल। देखो मेमोरीज दो तरह की होती है, मेमोरीज दो तरह की होती है, एक होती है वोलाटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। सर जी नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल में क्या फर्क है? समझ लीजिए, वोलाटाइल मेमोरी जो होती है ना ये टेम्पररी होती है, टेम्पररी मेमोरी। नॉन वोलाटाइल क्या होती है? परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट। सर जी क्या मतलब? वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा को लूज करती है। मिसाल अगर आपने इसमें कोई डेटा रख लिया, वोलाटाइल मेमोरी में अगर आपने कोई डेटा रख लिया ना और अगर पावर ऑफ हो गया, लेट्स सपोज पावर ऑफ हो गया, तो जो भी इसमें आपके पास डेटा था वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलाटाइल में अगर आपने कोई डेटा रख लिया फिर पावर ऑफ हो गया, फिर पावर ऑफ हो गया, तो आपको उस केस में यहां पे डेटा लॉस्ट नहीं होता है। इसका मतलब वोलाटाइल मेमोरी में टेम्परली स्टोर होता है डेटा और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होता है डेटा। समझ आ रही है बात कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? और याद रख लेना, जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, मैंने अभी बोला ना प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरीज होती है ना वो वोलाटाइल होती है। तो वोलाटाइल कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरीज आपके पास वोलाटाइल होती है, लेकिन नॉन वोलाटाइल आपके पास कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपने कोई चीज स्टोर कर दिया, बस मिसाल के तौर पर आपने पेन ड्राइव में जो भी रख लिया वो वहीं के वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे आपको कुछ भी हो जाएगा। पेन ड्राइव में जो चीज है वो उधर ही रहेगा, ठीक है। मगर आपने मिसाल के तौर पर लैपटॉप में क्या किया, कम मिसाल आप डेस्कटॉप चला रहे हो, सर एग्जांपल दीजिए कब डेटा जो अब स्टोर हो रहा था वो लॉस्ट हो जाता है वोलेटाइल मेमोरी में। देख लीजिए, आप कंप्यूटर चला रहे हो, मिसाल आपने यहां पे एक्सेल चलाया है, यहां पे लेट्स सपोज आपने पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी यहां पे लेट्स सपोज पीडीएफ भी कोई देख रहे हो। अब आपका जो लैपटॉप है ना वो 0% बैटरी चार्ज पे चला गया, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। आपने ये डेटा या आपकी किस मेमोरी में था अभी जब आप यूज कर रहे थे? प्राइमरी मेमोरी में था। लेकिन जब आप इसको स्विच ऑफ, जब ये खुद स्विच ऑफ हो जाएगा, जब आप वापस चलाओगे ना ही ये रहेगा या ना ही ये, ना ही ये, तीनों के तीनों डेटा जो होंगे ना वो लॉस्ट हुए होंगे। इसका मतलब मेमोरीज दो तरह की होती है, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सर जी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें अगर डेटा कोई स्टोर होता है, पावर ऑफ होने के बाद वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। सर जी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जिसमें अगर कोई डेटा स्टोर होता है, पावर ऑफ होने के बाद भी वो डेटा लॉस्ट नहीं हो जाता है। इसका मतलब वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। और याद रखना, वोलेटाइल मेमोरी आपकी जो प्राइमरी मेमोरीज होती है, वो प्राइमरी मेमोरीज आपकी सारी की सारी क्या होती है? वोलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, अभी मैं पढ़ाऊंगा प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी आपकी होती है वो सारी की सारी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। आई होप ये आपको चीजें समझ आई होंगी। तो ये एक पैरामीटर्स कुछ थे जिसके बिना पर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी मेमोरी यूनिट लेना है, कौन सी मेमोरी डिवाइस नहीं लेना है। अब समझ लीजिए, ये है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मेमोरी। यानी आप समझ लीजिए मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है। अंदर क्या होता है मेमोरी को? मेमोरी आप समझ लीजिए जैसे हमारे पास एक ये लॉकर है, इसके बहुत सारे मतलब ये होते हैं ड्रॉर्स, यहाँ पे जिनमें आप चीजें स्टोर कर सकते हो, है ना। इसी तरह इस मेमोरीज में भी, इन मेमोरी में भी एक छोटा यूनिट होता, आप छोटा कमरा समझ लो। ये अगर पूरी मेमोरी है, आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, इनमें छोटे छोटे कमरे बनाए होते हैं, कमरे छोटे छोटे कमरे। उन कमरों में कुछ डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब भी आप डेटा कोई स्टोर करते हो ना मेमोरीज में, वो इन्हीं कमरों में हो जाता है स्टोर, पहले इस यूनिट में, फिर उन कमरों को बोलते हैं लोकेशंस। क्या बोलते हैं? लोकेशंस और यूनिट्स। इसका मतलब जो स्मॉल डेटा आप स्टोर करोगे ना मेमोरी में, वो कहां स्टोर होता है? इन्हीं यूनिट्स में। जो भी आप स्मॉल डेटा, इसका मतलब इन्हीं यूनिट्स में वो स्टोर होता है। अब समझ लीजिए अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं, देख लीजिए। तो मैंने बता दिया यही लोकेशंस, इनको क्या बोलते हैं? या तो इनको लोकेशंस बोलते हैं या तो इनको सेल्स बोलते हैं, दोनों कहो कोई मसला नहीं। और समझ लीजिए हर एक सेल जो होती है, देखिए हर एक सेल में, यहां से बनाता हूं, डायग्राम भी बना लेते हैं साथ। ये समझ लीजिए आप, ये आपकी क्या है मिसाल, ये आपकी सेल है मिसाल। हर सेल में एक कैपेसिटी होती है कि वो फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करे। फिक्स्ड बिट, सर बिट क्या होता है? बिट होता है 1 या 0।
कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। ये कोई और समझ नहीं, ये 1 या 0 समझता है। ये 1 का होना या 0 का होना, इसको बोलता है 1 बिट। ठीक है, मिसाल अगर आपका 1 होगा तो ये 1 बिट होगा, 0 ये भी 1 बिट। अगर 1 0 हुआ इसका मतलब 2 बिट। अगर ये 1 0 1 मिसाल 3 होंगे, आप 3 होंगे तो 3 बिट बन जाएगा। इसी तरह अगर ये 4 इसमें हो जाएंगे, मिसाल 0 1 0 1 मिसाल ये 4 बिट बन गया। इसी तरह 5 बिट 6 बिट 7 बिट। और याद रखना है, मैंने अभी बोला जो भी कंप्यूटर की बेसिक जो होता है ना, सबसे छोटा चीज जो होता है जिसमें कोई चीज स्टोर होता है, कंप्यूटर के बहुत सारे फिर खाने, सॉरी मेमोरी के बहुत सारे खाने बनते हैं। और उनमें से जो सबसे छोटा खाना होता है, सेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और उस सेल में एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी खास नंबर ऑफ बिट्स को उसमें स्टोर कर सकता है। मिसाल आपके पास, आपने देखा होगा 8 बिट कंप्यूटर, 16 बिट कंप्यूटर, आधों को 32 बिट है। मिसाल जो मेरा लैपटॉप है ये 64 बिट है ना। कहीं सारे होते हैं, ठीक है। अभी 128 भी निकला है, ठीक है, 128 बिट भी है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा एक्सटेंसिव यूज के लिए होता है। तो 64 बिट का मतलब क्या होता है? 64 बिट कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि वो एक सेल में वो कितने बिट्स को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब अगर मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है, इसका मतलब वो एक लोकेशन में वो 64 बिट्स को एट ए टाइम स्टोर कर सकता है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है, इसका मतलब वो 32 बिट्स को एक लोकेशन में यानी एक सेल में स्टोर कर सकता है। अब समझ लीजिए, जब भी आप कंप्यूटर मेमोरी में, मिसाल ये आप समझ लीजिए, ये आप कंप्यूटर मेमोरी है, ये आपकी सेल है। जब भी आपने कंप्यूटर मेमोरी में कोई चीज एंटर किया, मिसाल आपने डाला, आपने कोई चीज एंटर किया, एंटर करने से जो भी उसमें पिछला डाटा था वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप डेटा एंटर करते हो ना इस मेमोरी लोकेशन में, इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन, जब भी आप डेटा एंटर करते हो मेमोरी लोकेशन में, वो डिस्ट्रक्टिव होता है इन नेचर। क्यों होता है डिस्ट्रक्टिव? क्योंकि जो भी पिछला डेटा इसमें अवेलेबल होता है वो उसको खत्म कर देता है नए से, नया अब उसको रिप्लेस करता है। लेकिन जब आप इससे आप यही डेटा रिट्रीव करोगे, बताओ रिट्रीव करने से ये डेटा कहीं चला जाएगा? नहीं, ये वही रहता है। इसका मतलब रिट्रीव डेटा करना ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। और याद रखो, जब आप मेमोरी में कोई चीज लिखते हो, कोई चीज स्टोर करते हो, उसको बोलते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन। और जब आप मेमोरी से कोई चीज रिट्रीव करते हो, उसको बोलते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन। समझ आ रही है बात की नहीं? समझ आ रही है? अब देख लो सर जी, आपने अभी बोला हमारे पास 32 बिट कंप्यूटर होता है, 64 बिट कंप्यूटर होता है। सर जी इससे क्या होता है? 32 बिट होता है, ये हमने लिखा है 64, 32, 16, 8। इससे ये डिपेंड होता है कि एक यूनिट से, एक सेल में कितने नंबर ऑफ बिट्स स्टोर हो सकते हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट स्टोर होंगे उतनी ज्यादा स्पीड होती है। इसका मतलब प्रेफरेबल कौन सा होता है? जिसमें ज्यादा बिट्स होते हैं। इसका मतलब प्रेफरेबल सबसे ज्यादा 64 बिट, उससे ज्यादा उससे कम कौन सा? 32 बिट, उससे कम 16, उससे कम 8 बिट। तो 8 बिट सबसे कम प्रेफरेबल होता है, सबसे ज्यादा कौन? 64। अगर आपके पास 128 बिट कंप्यूटर भी है तो वो सबसे प्रेफरेबल होगा। इसका मतलब आपकी प्रेफरेबल, इससे क्या होता है, जो ये बिट्स होता है 64 बिट कंप्यूटर, 32, इससे ये मुराद है कि आपको एक सेल में कितने नंबर ऑफ बिट स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बिट स्टोर हो सकते हैं। और जितने नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा स्टोर होंगे उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी उस मेमोरी की जब आप रिट्रीव करोगे। तो चलिए सर जी, आपको हमें समझ आया। देखो हमारे पास क्या होता है काम, जितने भी हमारे पास सेल्स, मिसाल ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, इसी तरह सेल नंबर 3 सो ऑन अप टू, ये सारे सेल्स है। सेल्स में क्या होता है काम? सेल्स में एक एड्रेस होता है। देखिए क्या होता है, अब यहां पे समझ लीजिए 1 लाख सेल्स है। एक मेमोरी में कितनी सेल्स है? 1 लाख। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मुझे मिसाल ये डेटा ऐड 2+3, मिसाल मैंने टेक्स्ट लिखा, या मिसाल मैंने माई नेम इज, लेट्स सपोज माई नेम, ये मैंने टेक्स्ट लिखा वर्ड फाइल में, अब स्टोर करना है। जब हम वर्ड फाइल में कोई चीज स्टोर करते हैं ना, उसको अब किस एड्रेस पर स्टोर करें? देखिए ये आप समझ लीजिए, ये आपके पास लॉकर है। अब आपको कोई चीज आपको लॉकर में डालना है। अब लॉकर में कहां डालोगे? यहां डालोगे, यहां डालोगे, यहां डालोगे, यहां डालोगे, यहां डालोगे, यहां डालोगे, कहां डालोगे? ऐसे ही जब आपने इस माई नेम को स्टोर किया वर्ड फाइल में, अब कंप्यूटर को बताना है ना, आप कंप्यूटर के पास डिफरेंट लोकेशंस है, यहां पर एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी 5 है, इसी तरह बहुत हजारों लाखों सेल्स है। अब कंप्यूटर को यह भी बताना है ना आपको इस सेल में किस सेल में स्टोर करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मेमोरीज को एड्रेस देते हैं। मेमोरीज को क्या देते हैं? लोकेशन यानी एड्रेस बता देते हैं। जब भी आपको कोई चीज स्टोर करना है, मिसाल आपको मिसाल करना है स्टोर
ऐड मिसाल करना है, ऐड करना है आपको स्टोर, यानी ऐड मतलब टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, या कोई माई नेम आपको स्टोर करना है, ठीक है। आपको जब स्टोर करना, आपको कंप्यूटर जी को ये भी बोलना है कि आपको इसको किस मेमोरी पे स्टोर करना है। अगर आप बोलोगे इसको नंबर 5 पे करो स्टोर, ये नंबर 5 पे करेगा। अगर आप इसको बोलोगे नंबर 1 पे स्टोर करोगे, ये नंबर 1 पे। अगर आप इसको बोलोगे नंबर N2 पे स्टोर करो, तो ये इसका मतलब, ये जो N2, इसका मतलब हर मेमोरी लोकेशन की एक एड्रेस होता है, हर मेमोरी लोकेशन की एक एड्रेस होता है। उसका काम क्या होता है, ताकि वो ये बताए आपको कि ये मेमोरी यहाँ पे है, वो मेमोरी यहाँ पे, जैसे हर इंसान का एड्रेस होता है ताकि वो लोकेट हो सके। इसी तरह हर किसी मेमोरी सेल का, हर किसी मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है जिससे वो लोकेट हो पाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, प्राइमरी मेमोरीज कौन कौन सी है। नंबर 1, हमारे पास देखिए, मैंने आपको बोला प्राइमरी मेमोरीज वो मेमोरीज होती है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के साथ जो मेमोरीज डायरेक्टली कनेक्ट होती है उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम मेन मेमोरी, या बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तीनों में से कोई भी चीज को हो, कोई बात नहीं। अब सर जी, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये किसके काम आता है, ये आपको स्टोर करता है वो वाला डेटा जो आप करंटली जो आप प्रोसेस कर रहे हो। मिसाल के तौर पर, अगर मैं अभी लेट सपोज पीडीएफ बना रहा हूं, पीडीएफ बनाते समय मुझे जो जो चीजें स्टोर हो रही है, यानी जो जो चीजें स्टोर करनी है टेम्परली बेस पे, वो सारी की सारी किस मेमोरी में स्टोर होती है, वो आपकी सारी मेमोरी, वो आपको सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे किस में स्टोर होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। अब लेकिन प्राइमरी मेमोरी की, इससे पहले भी मैंने बोला, इसमें स्टोरेज उतनी ज्यादा होती नहीं है। अगर स्टोरेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। आप इस बात से समझ लीजिए, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप की रैम जो है ये 4 GB है, मगर मेरे लैपटॉप की इंटरनल मेमोरी, सॉरी हाँ, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ये 1 TB है। आप देखिए डिफरेंस कितनी है, 4 GB और 1 TB में बहुत आसमान जमीन फर्क है। इसका मतलब रैम जो होती है, सॉरी प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरीज क्या होती है, ये लिमिटेड होती है, इनमें स्टोरेज उतनी ज्यादा नहीं होती है। और याद रखना, मैंने इससे पहले भी बोला, जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है यानी इंटरनल मेमोरी, ये वोलेटाइल होती है, मैंने आपको पढ़ाया है। अब इस प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो एक होता है रैम, आपने पढ़ा होगा, दूसरा होता है रोम। सर जी रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहा जाता है रीड राइट मेमोरी भी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप मतलब रिट्रीव भी कर सकते हो डेटा को जो आपने स्टोर किया होगा, जिसमें आप राइट भी कर सकते हो। अगर आपको डेटा इसमें स्टोर करना, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो और इससे रिट्रीव भी कर सकते हो, ठीक है। अब सर जी ये किसके लिए लगता है? जो भी आपको टेम्पररी डेटा स्टोर करना है, इट टेम्परली स्टोर्स योर डेटा। अगर आपको टेम्परली जो भी आपको इनपुट डेटा, मिसाल आपने यहां से कोई इनपुट डेटा लिया कंप्यूटर में, इस इनपुट डेटा को थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, स्टोर करना है कहीं पे, ताकि कंप्यूटर के सीपीयू को ये डेटा दिया जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस डेटा को, जो इंटरनल डेटा, इनपुट डेटा आ गया, उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। और कभी कभार क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमने कंप्यूटर को मिसाल यहां से इंस्ट्रक्शन दी 1 + 2 भाई बताओ कितना होता है, तो इसको 1 + 2 जो है ना, ये इनपुट डेटा है, तो ये इनपुट डेटा किस में चला जाएगा? रैम में, है ना। मैंने बोला क्यों चला जाएगा, ताकि इसको प्रोसेस करने के लिए। फिर जब आप 3 रिजल्ट देगा ना कंप्यूटर, ये वापस देता है इसी रैम को। इसका मतलब रैम क्या करता है, टेम्पररी चीजों को स्टोर कर लेता है। आई होप इट इज क्लियर। और ये सबसे अच्छा, इसके बाद रैम जो होता है, रैम बेटा, ठीक है, तो ये क्या आपके पास है, ये आपके पास, अच्छा ये हो गया रैम। अब इसकी एक और चीज है, ये जो आपके पास, अगर आपकी कंप्यूटर में रैम कम पड़ रही है, आप इसको एडिशनल रैम भी चला सकते हो। तो जिन सॉकेट्स पर वो रैम चढ़ाई, यानी कि जो मिसाल जहां पर उनको लगाया जाता है एडिशनल रैम चिप्स को, उन सॉकेट्स को बोलते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं उन सॉकेट्स को? उन सॉकेट्स का नाम है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी सिम्स, SIMMS। समझ आ रही है बात कि नहीं? SIMMS। अब देख लीजिए, अब इस रैम के भी लेकिन 2 टाइप्स है बेटा जी। रैम के कितने टाइप्स है? 2 है। एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। सर जी डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम क्या होता है, समझ लीजिए। डायनेमिक रैम पहले वो रैम होती है, वो मेमोरी होती है जिसमें हर एक सेल खाली एक कैपेसिटर से बनी होती है और एक ट्रांजिस्टर से बनी होती है। वाइल एज जो आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम है, उसमें आपके पास कैपेसिटर का यूज नहीं होता है।
इसमें ट्रांजिस्टर्स तो यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। देखो डिफरेंस है, डायनेमिक रैम में आपके पास नंबर 1 कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, लेकिन स्टैटिक रैम में कैपेसिटर्स का यूज नहीं होता है, खाली ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। अब सर जी डायनेमिक और स्टैटिक होता क्या है? डायनेमिक वो वाली मेमोरी होती है जिसमें अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है, मिसाल ये डायनेमिक मेमोरी है, इसमें लेट्स सपोज 1 स्टोर करना है, 1 को स्टोर करने के लिए आपको लेट्स सपोज कंटिन्यूअसली इसको मिसाल रिफ्रेश सिग्नल्स भेजनी पड़ेंगी। क्या भेजनी पड़ेंगी? रिफ्रेश सिग्नल्स। अगर इसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश सिग्नल्स भेजनी पड़ेंगी, ठीक है, भेजनी पड़ेंगी ताकि ये इस 1 को कंटिन्यूअसली स्टोर कर सके। अगर किसी मौके पर इसको रिफ्रेश सिग्नल नहीं पहुंची तो ये मेमोरी भूल जाती है। जब ये भूल जाती है ना, ये समझ लो ये भूल ही जाएगी फिर ये डेटा। जब ये भूल जाएगी ना, इसका मतलब वो डेटा जो इसमें 1 था वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा फिर उसमें। तो इसका मतलब इसमें रिफ्रेश सिग्नल्स कंटिन्यूअसली भेजनी पड़ती है ताकि उसको वो याद रहे। ठीक है, मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। अब दूसरा होता है स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम वो मेमोरी होते हैं जिसको आपको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश नहीं करना है, कंटिन्यूअसली आपको रिफ्रेश नहीं करना है। इसमें उसके बगैर भी आपको रह सकती है चीजें, ठीक है, इसमें भूलती नहीं है चीजें, ठीक है। तो ये जो एस रैम है, इसको यूज किया जाता है कैशे मेमोरी में। क्यों? क्योंकि स्टैटिक रैम जो होता है ना, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, हाई स्पीड होती है इसकी। और जब इसकी मैंने आपको बोला स्टैटिक रैम अगर आपके पास कैशे मेमोरी होती है, तो मैंने आपको ऊपर बोला था कैशे मेमोरी सबसे एक्सपेंसिव होती है। तो एस रैम जो होती है ना, ये डी रैम से एक तो एक्सपेंसिव भी होती है और फास्टर भी होती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आज का लास्ट कंपोनेंट उसको बोलते हैं रॉम सर जी क्या होता है? रॉम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी आप इसको रीड ही खाली कर सकते हो। यानी अगर आपने इसमें कोई चीज स्टोर किया है ना, वंस यू स्टोर द डेटा यू कैनॉट चेंज इट। वंस आपने स्टोर कोई डेटा किया, आप इसको बेटा चेंज नहीं कर सकते हो। और इसका मतलब ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जब भी आपने इसमें कोई चीज डाला ना, अब वो रह जाएगी उसी में। ठीक है, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? अगर पावर जाएगा भी ना, तो इसमें जो भी कंटेंट होगा वो लॉस्ट नहीं होगा, है ना। अब देख लो रोम जो होता है, रोम इसमें आप डेटा भी डाल सकते हो, इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हो, प्रोग्राम्स भी डाल सकते हो, जो भी आपको होता है। लेकिन सर जी मिसाल के तौर पर जब भी कोई मिसाल मेमोरी बनती है किसी मतलब कंपनी में, ये मेमोरी बन गई, सर जी पहले तो इसको कोई चीज राइट करना है ना एक बार, हाँ एक बार होता है, लेकिन जो इसको प्रोग्राम करता है यानी जो इस पर राइट करता है उसको वो प्रोग्रामर होता है, उसको बोलते हैं रोम प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं? रोम प्रोग्रामर। वही इसको राइट करा सकता है, एक आम बंदा राइट नहीं कर सकता इस मेमोरी में। क्यों? क्योंकि इसमें लैंग्वेज का जरूरत होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, जो कि आम बंदा उसके साथ फैमिलियर नहीं होता। इसलिए इस रोम मेमोरी में लिखने के लिए, राइट करने के लिए, लेकिन एक ही बार आप राइट कर सकते हो, ओनली वंस। जब आपको राइट भी करना है ना, और वो भी करेगा कौन? प्रोग्रामर करेगा, आम बंदा नहीं कर सकता है। और जब इसमें प्रोग्रामर कोई चीज राइट करता है उसको बोलते हैं बर्निंग इन ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं इसने डेटा को इसमें बर्न कर दिया। जिन लोगों ने कोई असाइनमेंट किया होगा माइक्रो कंट्रोलर्स पे, या आपको रोबोट्स देखोगे, जब भी हम रोबोट्स के चिप पे, मिसाल ये माइक्रो प्रोसेसर है, मिसाल ये प्रोसेसर है, आप सीपीयू समझ लो, तो जब भी हम इसमें कोई मिसाल प्रोग्राम करते हैं ना, स्टोर करते हैं, प्रोग्राम स्टोर करने के लिए पहले उसको बोलते हैं, इसको बर्न, उसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें इसको इस प्रोग्राम को बर्न करो। बर्न करने का मतलब होता है इस प्रोग्राम को इसमें स्टोर करो। अब बर्न का क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी इसको इसमें डाला जाता है ना, एक्चुअली क्या होता है काम, लिंक्स को फ्यूज किया जाता है, डिफरेंट लिंक्स को फ्यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसको बोलता है बर्न करना, फ्यूज होना। ठीक है, अब इस रोम का दूसरा नाम होता है फील्ड स्टोर्स, या इसको बोलते हैं परमानेंट स्टोर्स, या इसको बोलते हैं डेड स्टोर्स भी। समझ आ गया? तो इसका मतलब याद रखना है, रोम को खाली एक ही बार राइट किया जा सकता है, बाकी फिर यूजर जो होता है ना, यूजर हम इसको कभी भी राइट नहीं कर सकते हैं। रोम को राइट कौन करता है? एक प्रोग्रामर करता है, ये डिफरेंस है। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसके भी कई सारे टाइप्स है, जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 1 टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, है ना, जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये एक ऐसी मेमोरी होती है प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, जिसको आपने एक बार डेटा लिखा ना, बस उसको चेंज फिर नहीं कर सकते हो, ये फिर वही रहेगा। ठीक है, अच्छा, और ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अगर पावर जाएगा भी, पावर ऑफ भी होगा, पी रोम में से जो डेटा होगा, पी रोम में कोई भी डेटा जो होगा वो लॉस्ट नहीं होगा। अब पी रोम जो है और रोम जो है,
ये इससे थोड़ा डिफर होता है। कैसे डिफर होता है? ये जो पीरोम है, पीरोम को इनिशियली हम मैन्युफैक्चर करते हैं एज ब्लैंक मेमोरी, यानी इसमें कुछ नहीं डालते हैं। मैंने आपको भी बोला जब ये ब्लैंक मेमोरी होती है फिर रोम प्रोग्रामर आता है, पीरोम प्रोग्राम उसको बोलते हैं। फिर पीरोम प्रोग्रामर आता है, वो इसको क्या करता है? प्रोग्राम करता है, यानी इसमें इसको डेटा को बर्न करता है। वाइल एज अगर आप रोम देखोगे, कौन सी वाली रोम को देखोगे बेटा, रोम ROM, खाली रोम और प्रोम में क्या फर्क है? रोम अगर आप देखोगे ना, उसमें क्या किया जाता है? लिंक्स को फ्यूज किया जाता है, उसी के हेल्प से इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका मतलब पीरोम के लिए आपको एक प्रोग्रामर की जरूरत होती है ताकि वो इसमें कोई चीज डाल सके। तो रोम में क्या करते हैं? हम लिंक्स को फ्यूज करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो आपके पास ये वाली मेमोरीज होती है ना पीरोम, ये कहां पे यूज होती है? जैसे वीडियो गेम्स होती है, मोबाइल फोन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उनमें यूज होता है। लेकिन ये भी दो तरह से की होती है। कौन? पीरोम भी दो तरह की होती है। सर जी कौन कौन सी होती है? एक होती है आपके पास मैन्युफैक्चरर पीरोम। कौन सी होती है? यानी मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर जो भी होता है ना, वो खुद ही इसमें डेटा को बर्न करता है, यानी वो खुद ही इसमें डेटा को डालता है। ठीक है, यानी इसमें प्रोग्रामर करता है इसमें बर्न, प्रोग्रामर जो है ना वही इसमें बर्न करता है डेटा। लेकिन एक होता है यूजर प्रोग्रामर। लेकिन जब इस प्रोग्रामर ने इस रोम में कोई चीज स्टोर किया, फिर वो पत्थर की लकीर बन जाएगी, वो फिर हट नहीं सकती है। वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, उसमें आप कोई ओवरराइट नहीं कर सकते हो। वंस आपने उसमें कोई चीज एक बार लिखी, उसको बार बार नहीं लिख सकते हो, बस एक ही बार। दूसरा होता है यूजर प्रोग्रामर। यूजर प्रोग्रामर क्या होता है? इसको देखो, मिसाल आपने बाजार से कोई रोम खरीद ली, अगर आपने यूजर प्रोग्राम खरीद दी, आपको इख्तियार होता है, यहां पे खुद आपके पास इख्तियार होता है कि आप इसमें कोई भी जो भी चीजें आप इसमें स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर हो जाएंगी। लेकिन जब आपने कोई चीज स्टोर कर दी, उसके बाद आपको खुद भी इख्तियार नहीं होगा कि अब इसको चेंज किया जाए। तो वंस इसमें कोई डेटा आ जाए, फिर उसको ये कंटिन्यूसली स्टोर करता रहता है। एक होता है इरेजेबल। इसका मतलब हो गया अभी तक जो हमने रोम्स पढ़ी थी, यानी पीरोम थी, इससे पहले पीरोम जो होती थी ना, उसमें आप वंस आपने डेटा डाला ना, उसके बाद डिलीट नहीं हो सकती थी। लेकिन अब आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो अभी आपके पास कंटेंट होता है ना, वो तो ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर से डिलीट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्या करना होगा, उसको मिसाल आपने अब लेट्स सपोज आपने ई प्रॉम में आपने कोई चीज डाल दिया, अब आप चाहते हो कि ये डिलीट होना चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है काम? आपको उसको एक्सपोज करना है टू यूवी रेज। अगर आपने उस मेमोरी को एक्सपोज किया ना टू यूवी रेज, तो वो क्लियर, वो यूवी रेज क्या करती है? वो इसको सारा जो भी इसमें डेटा होता है ना, वो सारा डिलीट करती है इसमें। इसका मतलब यहां पर डिलीट होने का ऑप्शन है, लेकिन इजी वाला ऑप्शन नहीं है। मतलब ये वो वाले कर सकते हैं, ये हमने यूजर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो ई प्रॉम्स होते हैं, यहां पर डेटा को डिलीट किया जा सकता है। कैसे? अगर आप उस ई प्रॉम को एक्सपोज करोगे टू यूवी लाइट, है ना। तो इसका मतलब ई प्रॉम जो होती है, ई प्रॉम ये वाली, इसमें आपको एक ही बार लिखा जा सकता है, मगर इरेज नहीं किया जा सकता है। इरेज नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप कैसे कर सकते हो? आप यूवी रेज से इसको इरेज कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद इसका दूसरा नाम है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, क्योंकि यहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज से ही ये इरेज हो सकता है, डिलीट, लेकिन एक ही बार, है ना। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। देखिए क्या का काम है। अब जो हमारे पास एक प्रॉम ऐसी भी आती है, एक प्रॉम ऐसी भी रोम आती है जिसको आप इरेज कर सकते हो यूजिंग गिविंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिकल पल्सेस से क्या कर सकते हो? आप डेटा को डिलीट करवा सकते हो। ठीक है, तो डेटा इरेज किया जा सकता है, इस रोम में डेटा को इरेज किया जा सकता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये ई प्रॉम जो होती है ना, ये सबसे स्लोवर होती है, बाकियों की निस्बत में सबसे स्लोवर होती है। अब ये हमारे पास कुछ मेमोरीज थी, इंटरनल मेमोरी। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब जो भी इसके बाद मेमोरीज होंगी उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इंशाल्लाह अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, आप इसको लाइक करना ना भूले, लाइक पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे बड़ी चीज़, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 मेमोरीज का लाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।